IBN 7 हौसला है। तो देश दिन भर में अलग अलग राज्यों और शहरों की खबरों के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं दिल्ली से रवि सिंह, झारखंड के गुमला से शलभ मणि त्रिपाठी, जम्मू कश्मीर के गांदरबल से नसीर अहमद और नेपाल से पीएम के दौरे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जनक दवे। आइए देश दिन भर में खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं रवि सिंह से। दिल्ली में आज 25,000 से ज्यादा लोगों के घर का सपना सच होने वाला है। लंबे इंतजार के बाद डीडीए के हाउसिंग स्कीम 2014 का ड्रॉ आज निकाला जाएगा। राजधानी दिल्ली में अपने आशियाने का ख्वाब देखने वाले हजारों लोगों का सपना हकीकत बनने वाला है। दिल्ली में डीडीए की हाउसिंग स्कीम 2014 के ड्रॉ के जरिए 25,034 फ्लैटों के लिए ड्रॉ निकाला जाएगा। डीडीए के ड्रॉ में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए कई ट्रायल रन रखे गए थे, लेकिन ड्रॉ की प्रक्रिया में हो रही खामियों के चलते इसे बार बार टाला जा रहा था। डीडीए का दावा है कि इन सभी खामियों को दूर कर लिया गया है। ड्रॉ टोटली कंप्यूटराइज्ड है और इसमें कंप्यूटर के द्वारा ही सारा ड्रॉ किया जाता है। डीडीए का ड्रॉ पहले 17 नवंबर को निकाला जाना था, लेकिन ज्यादा समय लगने की वजह से इसे टाल दिया गया था। डीडीए के मुताबिक ड्रॉ के जरिए पहले 14 आवेदकों के नाम निकाले जाएंगे। उसके बाद की पूरी प्रक्रिया कंप्यूटराइज तरीके से की जाएगी। इस ड्रॉ को www.ddadrawlive.com पर भी देखा जा सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बिना नियम कानून के चल रहे राजधानी के सैकड़ों प्ले स्कूलों पर शिकंजा कसा है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन स्कूलों ने डीडीए से सस्ती जमीन ली है वो 25% सीटों पर गरीब बच्चों को दाखिला दें। हाईकोर्ट के फैसले से उन गरीब माँ बाप को तो राहत मिलेगी ही जो अपने बच्चों को महंगे प्ले स्कूल में नहीं भेज पाते हैं। साथ ही मनमाने तरीके से चल रहे दिल्ली के प्ले स्कूलों के लिए भी नियम बनाए जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक याचिका की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया है कि डीडीए से सस्ती जमीन लेकर प्ले स्कूल चलाने वाले स्कूलों को नर्सरी स्कूलों की तरह ही 25 सीटों को ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर तबके के बच्चों के लिए रिजर्व करना होगा। ये नियम दिल्ली सरकार से रिकॉग्नाइज्ड और नॉन रिकॉग्नाइज्ड दोनों स्कूलों पर लागू होगा। गवर्नमेंट ने कौड़ियों में कुछ स्कूलों को तो 20-20 हजार में 800 स्क्वायर मीटर का जमीन दे दिया गया था और वो सारे स्कूल्स जमीन लेते टाइम में तो उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया कि हम गरीबों को देंगे, लेकिन कोई भी एडमिशन्स नहीं दे रहे हैं, उनमें कोई फी रेगुलेशन नहीं है। आगे की खबरों के लिए चलते हैं स्टूडियो हमारे सहयोगी तेजस्वी के पास। झारखंड में पहले चरण के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। पहले चरण में 13 सीटों के लिए जनता में खासा उत्साह है, लेकिन नक्सलियों के चुनाव बहिष्कार के ऐलान के बीच शांतिपूर्ण मतदान चुनाव आयोग के लिए चुनौती है। झारखंड में पहले चरण में 13 सीटों पर मतदान के लिए जबरदस्त उत्साह है। मतदान के लिए हर गांव शहर में उम्मीदवार और राजनीतिक दलों के भविष्य की चर्चा चौक चौराहों पर चाय की चुस्कियों के साथ ही शुरू हो गई है। चुनाव आयोग को उम्मीद है कि इस बार झारखंड में मतदान का हर रिकॉर्ड टूटेगा। चुनाव आयोग ने सभी मतदाताओं से बेखौफ होकर मतदान करने की अपील की। एक तरफ लोगों का उत्साह है तो दूसरी तरफ नक्सलियों की चेतावनी। नक्सलियों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। जाहिर है चुनाव आयोग के सामने जबरदस्त चुनौतियां हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर से निगरानी की जाएगी। हर मतदान केंद्र पर सुरक्षा बलों को तैनात किया जा रहा है। झारखंड की सीमा को सील कर दिया गया है। 25 तारीख को सीमावर्ती क्षेत्र में चुनाव है। इसके लिए हम लोगों के ने मीटिंग की थी और उसमें 8 स्थलों को चिन्हित किया गया था। और आइए अब जम्मू कश्मीर में वोटिंग का क्या हाल है जानने के लिए सीधे चलते हैं गांदरबल पर मौजूद हमारे संवाददाता नसीर अहमद के पास। जम्मू कश्मीर में 15 विधानसभा क्षेत्रों में आज मतदान शुरू हो गया है और इन 15 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 10 लाख से अधिक मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और 123 उम्मीदवार पहले ही मैदान में उतरे हुए हैं और इस पहले फेज में सुरक्षा बल काफी तादाद में तैनात कर दिए गए हैं।
जम्मू कश्मीर में भी मतदान की हलचल रहेगी। पहले चरण में जिन इलाकों में मतदान होगा उनमें जम्मू के 6, किश्तवाड़, इंदरवाल, डोडा, भद्रवाह, रामबन और बनिहाल, घाटी के 5, गुरेज, बांदीपुरा, सुनावरी, कंगन और गांदरबल, लद्दाख के 4, नुब्रा, लेह, करगिल और जांस्कर है। हालांकि हुर्रियत के सभी धड़े और JKLF जैसे अलगाववादी समूहों ने कल के चुनाव के बहिष्कार और आम हड़ताल का आह्वान किया है। चुनाव में गड़बड़ी के लिए सीमा पार से घुसपैठ भी हो रही है। सेना ने ऐसे ही एक घुसपैठ को नाकाम कर पुख्ता सुरक्षा करने का दावा किया है। 5 terrorists who have been killed in the beginning of since the beginning of this month. In all the cases, certainly in 4 out of 5, they were young terrorists who have been recruited recently. All in all, it is a cause of concern, and all in all, we are dealing with that challenge as it were. पहले चरण में कुल 10,50,250 मतदाता हैं। इसमें 5,49,698 पुरुष और 5,05,39 महिलाएं हैं। चुनाव आयोग ने इन 15 निर्वाचन क्षेत्रों में करीब 1900 मतदान केंद्र बनाए हैं। पहले चरण में 7 मंत्री भाग्य आजमा रहे हैं। कुछ और खबरें संक्षेप में। झारखंड चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की तैयारी 2 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी सिमडेगा में हुई है। इनके पास से पुलिस ने 3 बंदूकें और गोला बारूद जब्त किया है। झारखंड में आज से पहले चरण का मतदान हो रहा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने इस गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जबकि 3 लोग फरार हुए। आपको बता दें, ये लोग अब तक फर्जी मार्कशीट बनाकर सैकड़ों लोगों को ठग चुके। पटना में कुलपति के खिलाफ छात्रों ने विश्वविद्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रों ने विश्वविद्यालय के गेट को भी तोड़ने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि कुलपति ने छात्रों के लिए अपशब्द का प्रयोग किया था। आगे की खबरों के लिए चलते हैं आए मेरे सहयोगी निशांत के पास। सूत्रों के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों से आने वाले कुछ फोन कॉल्स को इंटरसेप्ट किया है। सूत्र बताते हैं कि इस फोन कॉल्स में कश्मीर में चुनाव के दौरान अशांति और गड़बड़ी फैलाने की बात करते हुए भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद सुनाई दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईबी ने एक हफ्ते में 366 कॉल इंटरसेप्ट किए हैं। इसमें फोन करने वाला शख्स किसी अलगाववादी समर्थक से बातचीत कर रहा है। कुछ कॉल अलगाववादी नेताओं को भी किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक बातचीत में विधानसभा चुनाव के दौरान हिमाचल और पंजाब के रास्ते कुछ फंडिंग पर चर्चा हो रही है। सूत्रों के मुताबिक फोन करने वाला 26/11 हमले से जुड़ा बताया जा रहा है। इनमें से 5 कॉल में जमात उद दावा के मुखिया हाफिज सईद से मिलती जुलती आवाज है। सूत्रों के मुताबिक ट्रेस की गई कॉल में एक शख्स दूसरे से कह रहा है कि चुनाव में कम से कम वोटिंग होनी चाहिए। इस दौरान बातचीत में ये भी पता चला कि 5 आतंकी बॉर्डर पार कर एक मतदान केंद्र तक पहुंच चुके हैं। जिस कॉल में हाफिज सईद की बात होने का दावा किया जा रहा है, उसमें वो अलगाववादी नेता से कहता सुनाई दे रहा है कि युवकों का भरोसा जीतो और उन्हें समझाओ कि भारत सरकार उन्हें कुछ नहीं देगी। एक कॉल को लेकर यह भी दावा किया गया कि बकौल हाफिज सईद उसके इशारे पर 300 आतंकी घाटी में घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। मुंबई पुलिस ने अपहरण के मामले में एक रिटायर्ड आईएएस अफसर के बेटे सहित कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पीड़ित लड़के को पहले तो अपनी कार में बंधक बनाया और उसके साथ मारपीट की और वीडियो बनाकर पूरे कॉलेज में सर्कुलेट कर दिया। पुलिस के मुताबिक एक लड़की के साथ दोस्ती करने पर आरोपियों ने आयुष पांचाल नाम के एक लड़के को सबक सिखाने के लिए पूरी साजिश बनाई। दरअसल रिटायर्ड आईएएस अधिकारी का बेटा हैरिस खान उस लड़की से प्यार करता था और वो ये नहीं चाहता था कि आयुष उस लड़की के पास आए। हैरिस और उसके 2 दोस्तों ने आयुष को एक टैक्सी में बिठाया और उसके साथ मारपीट की। आरोपियों ने इस घटना का वीडियो बनाकर इसे वायरल कर दिया। आयुष ने डर के मारे किसी से इस बारे में बात नहीं की थी, लेकिन जब पिटाई का वीडियो उसके पिता के हाथ लगा तो उन्होंने मामला दर्ज कराया। पीएम नरेंद्र मोदी के नेपाल दौरे से जुड़ी जानकारी के लिए सीधे चलते हैं काठमांडू मेरे सहयोगी जनक दवे के पास। सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर काठमांडू रवाना होंगे। इस दौरान भारत और नेपाल के बीच सड़क और रेल से जुड़े कई अहम समझौतों पर दस्तखत होंगे। हालांकि ज्यादातर नजरें प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ पार्टी की होगी। सार्क सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी नेपाल के पीएम सुशील कोइराला से मिलेंगे।
इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच पनबिजली परियोजना और ऊर्जा व्यापार को लेकर भी समझौता होगा। सोमवार को नेपाल की कैबिनेट ने 900 मेगावाट वाले पनबिजली परियोजना अरुण 3 को मंजूरी दे दी। इस पर भी भारत के साथ नेपाल का करार होना है। पीएम मोदी 27 नवंबर की दोपहर तक नेपाल में रहेंगे। इस दौरान पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ से मिलने को लेकर कोई औपचारिक कार्यक्रम तो नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि मोदी नवाज शरीफ से मिल सकते हैं। हालांकि दोनों देशों की ओर से इस बारे में फिलहाल कोई ऐलान नहीं किया गया है। हम ये आशा लेकर आए हैं कि सार्क जो एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है हमारे रीजन का, हमारे क्षेत्र का, वो और 2 कदम आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छी बातचीत होकर के कुछ अच्छे निर्णय हम लोग कर सकेंगे। काठमांडू पहुंचने के बाद पीएम मोदी एक ट्रामा सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वो नेपाल की सेना को ध्रुव 3 हेलीकॉप्टर तोहफे में देंगे। आखिर में मोदी दिल्ली से लाहौर की तर्ज पर काठमांडू और नेपाल के बीच बस सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। तो भारत और नेपाल के बीच बस सेवा को पीएम हरी झंडी देंगे। ये बस सेवा काठमांडू से दिल्ली के बीच रोजाना चलेगी। इस बस की क्या खास बात है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारत और नेपाल के बीच मजबूत रिश्तों की एक कड़ी जुड़ने वाली है 25 तारीख को, जब भारत और नेपाल के बीच में बस सर्विस शुरू होगी। हालांकि बस सर्विस पहले से चल रही है, लेकिन ये प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पे चलाते रहे हैं, जिसकी बस सर्विस इतनी अच्छी भी नहीं रहती और बसेस भी अच्छी नहीं रहती थी। लेकिन पहली बार गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा और 25 तारीख को दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाली प्रधानमंत्री दोनों साथ में इस बस को यहाँ से इनॉग्रेट करेंगे। यहाँ पे ये नेपाल इंडिया फ्रेंडशिप पैसेंजर बस सर्विस यहाँ से चलेगी, वो दिल्ली के लिए रवाना होगी। वहीं दिल्ली से भी एक बस चलेगी, वो काठमांडू के लिए रवाना होगी। आपको मैं बताता हूँ अंदर की तस्वीरें कि किस तरीके से ये बसेस यहाँ पर लग्जूरियस बनाई गई है। पहले जो बसेस चलती थी वो तक लग्जूरियस नहीं थी। यहाँ पे पुशबैक सीट्स यहाँ पे देखने को मिल सकती है आपको, और 36 से 38 सीटें यहाँ पर बनाई गई, जिसका पहले रिजर्वेशन होगा, उसके मुताबिक यहाँ पर चलेगी। और 25 तारीख को दोनों प्रधानमंत्री मिलकर इस बस को फ्लैग ऑफ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा के क्या है मायने? सार्क समिट में होने वाली 3 बड़ी संधियां दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के लिए है कितनी अहम? क्या प्रधानमंत्री मोदी मिलेंगे नवाज शरीफ से? मैं जनक दवे नेपाल की राजधानी काठमांडू से बताऊंगा सार्क समिट से जुड़ी हर खबर लगातार IBN 7 पर। काठमांडू से दूर दिल्ली में राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं दिल्ली में मौजूद मेरे सहयोगी नीरज गुप्ता के पास। शुक्रिया जनक। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। सीबीआई निदेशक की चयन समिति में विपक्ष के नेता के प्रावधान से जुड़ा एक बिल सरकार आज है। उधर टीएमसी और शिवसेना ने साफ कर दिया है कि बीमा बिल पास करवाने की सरकार की राह में रोड़ा अटकाएंगी। सीबीआई निदेशक के चुनाव के लिए सरकार सीबीआई की स्थापना के कानून दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन करेगी। ये संशोधन विधेयक पारित होने पर लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सीबीआई प्रमुख चुनने की समिति में शामिल हो जाएंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने कहा कि बजट सत्र की तरह ये सत्र भी कामयाब होगा। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष का सकारात्मक सहयोग मिलेगा। ठंडे माहौल में ठंडे दिमाग से देश हित के बहुत उत्तम काम होंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। संसद में बैठे हुए सभी लोग मिलकर के देश को आगे बढ़ाने के काम को प्राथमिकता देते हुए संसद का सत्र बहुत ही फलदायी हो, परिणामकारी हो, वैसा होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। संसद का शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर तक चलना है, जिसमें कुल 22 बैठकें होंगी। इस दौरान सरकार की कोशिश बीमा संशोधन विधेयक, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी विधेयक, लोकपाल एवं लोकायुक्त संशोधन विधेयक जैसे कई अहम विधेयक पारित कराने की होगी। बहरहाल बीमा संशोधन विधेयक पर बीएसपी और एनसीपी का कहना है कि अगर ये जनता के भले के लिए होगा तो वो इसका समर्थन करेंगे, जबकि वाम दल बीमा में एफडीआई बढ़ाकर 49% करने का विरोध कर रहे हैं। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कोलकाता की एक रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार में हिम्मत है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाएं। कोलकाता में रैली के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि जब से ये सरकार केंद्र में आई है तब से यूपी, महाराष्ट्र और दिल्ली में दंगे के मामले सामने आए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों के खर्चे पर भी सवाल उठाया। ममता बनर्जी ने कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से धर्मतला तक पद यात्रा की। पद यात्रा में पार्टी के बड़े नेताओं के साथ भारी संख्या में भीड़ जुटाने की कोशिश भी की गई थी। दीदी जितने जोश में थी, कार्यकर्ताओं में उतना उत्साह नहीं दिखा। देशद्रोह का आरोप झेल रहे रामपाल की जो पुलिस हिरासत है वो आज खत्म हो रही है। पुलिस उन्हें हिसार की कोर्ट में पेश करेगी। इससे पहले तलाशी के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में हथियार मिले थे। सोमवार को पुलिस ने जो तलाशी ली थी वहां पुलिस को भारी मात्रा में अनाज मिला था। रामपाल के सतलोक आश्रम का तिलिस्म धीरे धीरे टूट रहा है। सामने आ रहे हैं ऐसे रहस्य जो चौंकाने वाले हैं। बाबा के 8 कमांडो को अस्पताल से पकड़कर आश्रम पहुंची पुलिस को एक गोदाम का पता चला। इस गोदाम में तलाशी के दौरान पुलिस को 45,000 किलो आटा, 150 एलपीजी सिलेंडर, 5,000 किलो टमाटर, 30,000 किलो प्याज, 10,000 किलो दाल, 750 किलो नमक, 20,000 किलो चावल, 15,000 लीटर डीजल, 40,000 किलो चीनी, 10,000 किलो खाने का तेल और 9,000 किलो घी बरामद किया गया। पुलिस का मानना है कि इससे महीने भर तक 25,000 लोगों का पेट भरा जा सकता है। बहरहाल पुलिस का मानना है कि सतलोक आश्रम की छानबीन में अभी भी 2 दिन का वक्त लगेगा। ये अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, सर्च भी जारी है। अभी तो किन मुद्दों पर गाड़ी अटकी हुई है? मुद्दों पर नहीं, अभी तो सर्च चल रही है। अटकी कहाँ है गाड़ी? अभी तो इन्वेस्टिगेशन जारी है और सर्चेज जारी हैं। तलाशी अभियान में कमांडोज की निशानदेही पर पुलिस ने आश्रम के एक कमरे से 150 कमांडोज के ड्रेस बरामद किए। साथ ही भारी मात्रा में डंडे के साथ साथ रामपाल के आसन के नीचे से एक पिस्टल और राइफल बरामद किए गए। पुलिस ने वहां से 3 लाख रुपए नकद सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए हैं। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने रामपाल के पक्ष में बयान दिया है। उन्होंने कहा है जब तक किसी के ऊपर आरोप साबित नहीं हो जाते उसको निर्दोष माना जाए। लोगों की आस्था किसी को साधु या संत बनाती है, लेकिन अब इसके लिए एक धर्माचार्य नियंत्रण बोर्ड होगा जो प्रमाण पत्र जारी करेगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास ने इसकी पहल की है। अखाड़ा परिषद शैव, वैष्णव और निर्मल साधु जमातों का सबसे बड़ा संगठन है, जिसकी ताकत कुंभ के शाही स्नान के दौरान प्रकट होती है। धर्माचार्य नियंत्रण बोर्ड संतों के लिए ढाल तो बनेगा ही, साथ ही फर्जी संतों का पर्दाफाश भी करेगा। महंत ज्ञानदास इस मसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखने वाले हैं। नहीं, हम लोगों ने सोचा है कि स्वयं व्यक्तिगत तौर पर पूरे देश में भेजा जाएगा संतों को और वो एक लिस्ट तैयार किया जाएगा जिससे कौन नकली कौन असली है। अब कुछ और खबरें संक्षेप में। लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में दाखिले के नाम पर लाखों रुपए हड़पने के आरोप में एक प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया। प्रोफेसर का नाम केपी सिंह है और वो केजीएमयू के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में तैनात हैं। पुलिस ने उसके खिलाफ 9 मुकदमे दर्ज किए हैं। यूपी के सुल्तानपुर में जांच के दौरान मनरेगा में लाखों रुपए का घोटाला सामने आया है। घोटालेबाजों ने दोस्तपुर विकास खंड के 4 ग्राम पंचायतों में ऑपरेटर एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से मजदूरों की फर्जी आईडी बनाई और तकरीबन 50 लाख का गबन किया। बहराइच में हाईवे पर बाइक और ऑटो की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। मृतक दोनों बाइक सवार थे, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हुआ। बताया जा रहा है कि ये तीनों बाइक पर सवार थे और रॉन्ग साइड से आ रहे थे, तभी ये टक्कर हुई। यूपी के भदोही जिले में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई। इस खबर को कवर करने गए पत्रकारों ने शराब माफियाओं से जब बात की तो उन पर हमला किया गया। अब चलते हैं हमारी सहयोगी तेजस्वी के पास। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए IBN 7।